पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल अब की बार 400 पार वाले नारे को जमीन पर उतारने वाली बीजेपी की स्पेशल टास्क फोर्स का परीक्षण करेगा, जिसकी देखरेख में कमल के घर में पंजे का पुनर्जन्म हो रहा है। बीजेपी की एक चुनावी यूनिट है ज्वाइनिंग कमेटी। ये किसकी देखरेख में काम करती है और कैसे काम करती है, थोड़ी देर में इसका पूरा परीक्षण आपके सामने होगा। उससे पहले आपके लिए कुछ तस्वीरें देखना जरूरी हो जाता है। ये उन नेताओं की तस्वीरें हैं जो हाल के दिनों में अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, पूरे देश में कई छोटे दलों के नेता अपना दल छोड़कर कमल दल में शामिल हो रहे हैं। इनमें कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी में चल रहे इस वॉक इन ज्वाइनिंग को कमल के घर में पंजे का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर आप दोबारा गौर कीजिए। हर तस्वीर में नए नेता का स्वागत करते हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है और इनका नाम है विनोद तावड़े। पटियाल अब आपको विनोद तावड़े की स्पेशल टास्क फोर्स के आंकड़े दिखाने जा रहा है, जिसे देखने के बाद यह साफ हो जाएगा कि मोदी के मिशन 400 के पार के लिए बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी अब तक कितनों का काम कर चुकी है। 3 महीनों में दूसरे दलों से 42 बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस के 27 बड़े नेता हैं। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस के 5 नेता हैं, आम आदमी पार्टी के 3 नेता हैं, मायावती की बहुजन समाज पार्टी के 2 नेता हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 2 नेता हैं, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1 नेता और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का भी 1 नेता शामिल है। इन 42 बड़े चेहरों में कई नेताओं को बीजेपी का टिकट मिल भी चुका है। जीत कितनों को मिलेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जीत पक्की करने के लिए टीम तावड़े तेजी से नई बीजेपी बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी को अकेले 370 सीटें जीतनी है, 50% से ज्यादा वोट हासिल करने हैं, एनडीए गठबंधन को 400 के पार लेकर जाना है। इसीलिए बीजेपी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई। इसका काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने का या किसी को जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और टिकट चला रखा है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीद उतार दिए हैं और इन उम्मीदवारों में 4 पुराने बीजेपी नेता हैं, 6 उम्मीदवार बाहर से बीजेपी में आए हुए हैं। यूपी में अब तक 63 प्रत्याशी उतारे गए हैं। कोर बीजेपी बैकग्राउंड के 38 और बाहर से आए हुए 25 चेहरों को टिकट मिला है। बिहार की 17 में से 11 पर कोर बीजेपी प्रत्याशी हैं, 6 सीटों पर बाहर से आए हुए नेता लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 पुराना बीजेपी नेता है, बाहर से आए 5 नेताओं को टिकट दिया गया है। तेलंगाना की 17 सीटों के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जिनमें पुराने भाजपाई सिर्फ 3 हैं, जबकि 14 बाहर से आए हुए नेता हैं। झारखंड की 13 सीटों में से 8 पर कोर बीजेपी बैकग्राउंड वाले नेता हैं, जबकि 5 पर बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया है। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर शुरू से ही पार्टी से जुड़े हुए चेहरे हैं, जबकि 3 पर दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया है। दादरा और नगर हवेली की 1 सीट पर बीजेपी ने बाहरी नेता को ज्वाइन करवाकर चुनाव मैदान में उतारा है। हिमाचल की 4 सीटों पर 3 कोर बीजेपी नेता और 1 पर नया बीजेपी नेता लड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की 18 सीटों पर 12 बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब की 13 सीटों पर बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और यह पहली बार होगा। उम्मीदवारों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 से 4 बीजेपी के पुराने नेता, जबकि 9 या 10 बीजेपी में आए नए नेताओं को टिकट मिलेगा। तो ये पूरे देश का हमने हिसाब किताब आपको बता दिया, लेकिन इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता अच्छा नहीं मान रहे हैं। गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आज़ाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं। और इस हवा में मेरी पार्टी भी चल पड़ी, ये मुझे दुख है। मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए। 2 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन सिद्धांत की राजनीति की मैंने। भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश में, भारत में, जहाँ राम मंदिर हमने बना लिया, राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राम के आदर्श अपनाने होंगे, सिद्धांत की राजनीति लानी होगी। भगवान करे
मेरे देश के सब नेताओं को सद्बुद्धि मिले और ये राजनीति देश के लिए हो, देश के लिए हो। शांता कुमार का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब बीजेपी में बाहर से आने वाले नेताओं की तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरे दलों के बड़े चेहरों को अपने पाले में लाने की बीजेपी की राष्ट्रव्यापी मिशन को पटियाल आपको देश के नक्शे पर दिखाना चाहता है। पंजाब में 4 बड़े चेहरे बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस के 2 सांसद भी हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में चले गए। उत्तराखंड में 1 बाहरी एंट्री हुई है। राजस्थान में 4 बाहरी नेता, गुजरात में कांग्रेस विधायक समेत 3 बाहरी, हरियाणा में 2 पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही चले गए। यूपी में पूर्व कांग्रेस सांसद समेत 5, एमपी में 2 बाहरी नेता, झारखंड में मौजूदा कांग्रेस सांसद समेत 2, बंगाल में टीएमसी सांसद समेत 2 नेता, महाराष्ट्र में 2 कांग्रेस के और अशोक चौहान का नाम तो आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में 1, ओडिशा में बीजेडी के 1, कर्नाटक में 1, तेलंगाना में दूसरे दलों के 5, तमिलनाडु में 1, केरल में 1 बाहरी नेता शामिल हो चुका है। पिछले 1 साल में दूसरे दलों के करीब 82 नेता शामिल हुए हैं और अगर हम कार्यकर्ताओं को भी इसमें मिला लें तो ये आंकड़ा बन जाता है 82,000 जो बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कौन कौन शामिल है? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक इसमें शामिल है। खैर, आत्मविश्वास से भरी पार्टी और जनता के बीच सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। चुनाव लड़ने के लिए विश्व स्तरीय संगठन है, फिर भी बीजेपी को दूसरी पार्टियों के नेताओं की जरूरत क्यों है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है जीत, जो बीजेपी के मिशन 400 पार का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले ज्वाइनिंग कमेटी बना दी। इस टीम में 5 सदस्य हैं जो ज्वाइनिंग कमेटी है। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े कमेटी के संयोजक और पश्चिम भारत के प्रभारी हैं। राजीव चंद्रशेखर को दक्षिण भारत, अनुराग ठाकुर को उत्तर भारत, भूपेंद्र यादव के पास मध्य भारत और रविशंकर प्रसाद के पास पूर्वी भारत और विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम के नीचे हर राज्य में एक स्टेट ज्वाइनिंग कमेटी काम करती है जो राज्य में दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग पर काम करती है। इसी तरह जिला स्तर पर भी एक टीम काम करती है। दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी का पूरा नेटवर्क काम करता है, लेकिन किसी दूसरे दल के नेता को पार्टी में शामिल करने से पहले उस नेता की पूरी स्क्रूटनी होती है। 4 अहम बातें देखी जाती हैं उसमें। पार्टी के लिए नेता उपयोगी है या नहीं, उस नेता की छवि और बैकग्राउंड की जांच होती है, विवादित छवि या बयानों का इतिहास जरूर देखा जाता है, नेता के अपने व्यक्तिगत जनाधार की भी परख होती है और शामिल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान का आंकलन भी किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले नेता का नाम प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा जाता है, फिर क्षेत्र प्रभारी के सामने आता है। वो नेशनल ज्वाइनिंग कमेटी के नेता उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उस नेता को ज्वाइनिंग करवाई जाती है, उसकी ज्वाइनिंग होती है बीजेपी में। इस पूरी जानकारी के लिए हमने नीरज पांडे को अपने साथ जोड़ा है। नीरज बताएंगे कि ये पूरी रिपोर्ट आखिर कैसे तैयार होती है और तावड़े के ताबड़तोड़ एक्शन को चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी कैसे जस्टिफाई कर पाएगी। नीरज, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पटियाल साहब की पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि किस सीट पे कहाँ वो कमज़ोर हैं, किस नेता के आने से उनका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। अगर किसी नेता की उपयोगिता उनको लगती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में है और वो आना भी चाहते हैं, दोनों तरफ से जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो प्रपोजल सबसे पहले ज़िले से और स्टेट से आता है और वो सेंटर तक आता है। सेंट्रल की जो ये 5 लोगों की टीम है, ये पूरे देश को 5 भागों में बांटकर कोऑर्डिनेट कर रही है कि उस क्षेत्र से कौन आदमी आएगा। वो प्रपोजल जब कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम हुआ, स्टेट लेवल पर हुआ, तो स्टेट फाइनल कर लेती है ऊपर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर। लेकिन अगर कोई बड़ा चेहरा यानी कि विधायक, सांसद या पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी किसी दूसरे दल से हमारे बीजेपी दल में आ रहा है
तो उसके लिए बाकायदा ये नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक जाता है अप्रूवल के लिए, वहाँ रखा जाता है, उसके गुण अवगुण सारी बातों से उन्हें अवगत कराया जाता है। लेकिन नीरज, उसके कई बाद पुराने उनका नेता green इसका signal विरोध होता भी है। करने लगे हैं, इस पर कुछ कहती है पार्टी? देखिए, ये बात सही है। हमने कई बार बात की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कि इस तरह की बात आती है, तो उनका साफ कहना है कि कई बार किसी के आने से कुछ विरोध या उस तरह की बातें होती हैं, चूँकि लोगों को लगता है कि शायद इसके आने से हमारा जो वज़न है या हमारी वक्त जो हमारा उपयोगिता है वो हमारी उपयोगिता कम होगी। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का मानना है कि परिवार बड़ा होना चाहिए, परिवार में हर तरह के लोगों के लिए जगह होनी चाहिए, और अगर वो व्यक्ति उपयोगी है तो उसे पार्टी में लेना चाहिए। इसलिए इससे पार्टी का स्ट्रेंथन होना है। आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चली थी, उसके बाद आज कहां पहुंच गई, और यही कारण है कई राज्यों में तो इस तरह से स्थिति हो गई कि दूसरे दलों से आए लोग केंद्र में मंत्री, राज्यों में उप मुख्यमंत्री और कई राज्यों में मुख्यमंत्री तक हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है कि उनका साफ मानना है कि जिस जगह पे उनका कुनबा छोटा है या लगता है कि मॉस लीडर्स की कमी है, वहाँ लेना चाहिए। पंजाब का ही अभी ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। पंजाब में हर 13 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। उनके पास अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट्स की कमी है, क्योंकि सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो लंबे समय से वहाँ पर जमे हुए हैं, उनके साथ उनका मुकाबला, और वो दोनों गठबंधन में ऑलमोस्ट वैचारिक रूप से एक है। तो सही कह रहे हैं आप नीरज। आप इसी तरह से आगे भी हमें ये जानकारियां देते रहिए, अपने वोटर को जागरूक करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का ही रहने वाला हूं, तो आपको पंजाब में आज की पॉलिटिकल मूवमेंट की एक दिलचस्प बात बताता हूं। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में शीतल अंगुराल ने और सुशील रिंकू ने, इन दोनों ने आपस में चुनाव लड़ा आमने सामने। एक आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और रिंकू ने लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर। तब शीतल अंगुराल ने रिंकू को हरा दिया। रिंकू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे तब। बाद में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जालंधर से सांसद बन गए, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो आ गए थे आम आदमी पार्टी में। लेकिन आज आम आदमी पार्टी सांसद सुशील रिंकू और आम आदमी पार्टी के ही विधायक शीतल अंगुराल दोनों ही एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर गए। बीजेपी की राम राज्य की परिकल्पना को भी साकार कर दिया, जिसमें शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पी सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो लोटस ऑपरेशन पंजाब में मुद्दा बनाया गया था, उसकी आवाज किसने उठाई थी? उसकी आवाज उठाई थी शीतल अंगुराल ने। केस भी बाकायदा दर्ज हुआ था। लेकिन आज वही शीतल अंगुराल उसी पार्टी में आ गए जिसको वो ऑपरेशन लोटस के लिए जिम्मेदार मानते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।